हेलो एवरीवन आउट देयर, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो यार। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बट इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को बोले तो बिजनेस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, इन तीनों में अगर आपको कहीं भी डाउट है तो सिंपल से आपको कमेंट में अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं बगैर समय गवाए हुए। तो आज की क्लास में हम जो है स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट आपको क्या करना है, सेशन कितना भी लंबा चले आपको ये दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई करनी है कि आज हम स्टाफिंग प्रोसेस को ख़त्म करके रहेंगे। जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे, कंसेप्चुअली समझेंगे, एंड देन उसके बाद आपको मैं याद भी कराऊंगा कि स्टाफिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं। और ना याद हुआ आपको, ना समझ में आया, तो सिंपल से क्या करना है, अनसब्सक्राइब। अगर किया है सब्सक्राइब तो अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर समझ आ जाए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग को समझने के लिए, स्टाफिंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि स्टाफिंग क्या है। तो स्टाफिंग का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो स्टाफिंग का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है जो कि क्या बताता है कि जो भी आपने ऑर्गेनाइजिंग यानी कि जो इससे पहले वाला फंक्शन है स्टाफिंग के, वहां पर आप क्या करते हो, पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हो, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। तो जब स्टाफिंग पर आते हो तो वहां पर आप क्या करते हो, लोगों को उस पोस्ट पर क्या करते हो, बैठाते हो। तो ये क्या है, स्टाफिंग है। अब जो आप लोग बैठा रहे हो उसको बैठाने के लिए कोई एक कार्य होता है, उस पोस्ट को फुलफिल करने के लिए एक कार्य होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या स्टाफिंग प्रोसेस करना जरूरी है? जी बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, उसमें अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हो, आप अकेले बंदे हो, तो एक बात बताओ, क्या आप टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी काम देखोगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी काम देखोगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट का भी काम देखोगे? क्या सारे काम अकेले देख लोगे? पॉसिबल ही नहीं है सर आपके लिए, है ना। तो अब आप क्या करोगे, लोगों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ना, तो यहां पर आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जो कि क्या कर रहा हो, ऑर्गेनाइजेशन के काम को कर रहा हो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट कब कब होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, आपने नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, राइट, या आपके बिजनेस का साइज, आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। या आपके यहां जो एम्प्लॉय काम कर रहा था वो नालायकी दिखा रहा है ना, आपकी तरह आप फीडबैक नहीं देते, वैसे वो भी जो है काम नहीं कर रहा है, फीडबैक भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब उसको क्या करेंगे, हम फायर करेंगे, समझ रहे हो। आपका जैसे सेशन नहीं चला ना, वैसे हम क्या करेंगे, फायर करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय को। अब जब हम फायर करेंगे एम्प्लॉय को, तो वहां पर तो कोई ना कोई बंदा चाहिए होगा ना उसकी पोस्ट को बैठने के लिए। तो अब यहाँ पर हमको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय का प्रमोशन हो गया, वो हायर पोस्ट पर पहुंच गया, तो लोअर पोस्ट पर बैठाने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए, या हमने कोई बंदा ट्रांसफर कर दिया, है ना, तो उस पोस्ट पर बैठाने के लिए भी तो हमको कोई बंदा चाहिए होगा, है ना। या हमने किसी को फायर कर दिया, या कोई एम्प्लॉय था आपके यहाँ वो रिटायर हो गया, तो वैसे में भी तो आपको जो है लोग, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी जगह को लेने वाला तो कोई बंदा चाहिए होगा ना, राइट। तब ऐसे में क्या काम आएगा, स्टाफिंग प्रोसेस काम आएगा। स्टाफिंग काम आएगा जो कि उस जगह को फुलफिल करेगा। स्टाफिंग क्या कहता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब ऐसा नहीं कि किसी को भी बैठा दोगे उसकी पोस्ट पर, नहीं जी, जो सक्षम है, ठीक है, जो के काबिल है उस पोस्ट के, उसी को बैठाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नेपोटिज्म नहीं होगा, जो बंदा सक्षम है वही बैठेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो स्टाफिंग का सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले एक बार नजर मान लीजिए स्टाफिंग के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, कंपनसेशन, ये वो सारे कौन है, स्टाफिंग के प्रोसेस। आप इसको समझेंगे,
बहुत अच्छे तरीके से विथ द हेल्प ऑफ एनिमेशन, राइट? आर यू गाइस रेडी? बहुत बढ़िया, यही जोश चाहिए, यही इंथुजियाज्म के साथ पढ़ाई करिए और आप एग्जाम में बहुत अलग लेवल पर करोगे। चलो जी, सबसे पहला देखते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता होना चाहिए ना कि कितने लोगों की जरूरत है, कौन बंदा जा रहा है, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, या कितनी पोस्ट बढ़ी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के साइज के बढ़ने से, या किसी भी बंदे को हमने निकाला है उसके हमने कितने बंदे निकाले हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, ताकि वो जो बंदे हम निकाले हैं उनकी जगह पर हम बैठा सकें दूसरे लोगों को, राइट? या कौन सा बंदा कितने लोगों का प्रमोशन हुआ है, सो दैट हम उनकी जगह पर किसी को बैठा सकें। तो यहां पर आपने क्या किया, एक एस्टिमेट बनाया। क्या बनाया? एक एस्टिमेशन बनाया है कि यहाँ 10 लोगों की जरूरत है, 10 लोगों का प्रमोशन हुआ है अपर लेवल पर, तो 10 लोगों की जरूरत है लोअर लेवल पर, राइट? या 10 लोगों को हमने फायर किया है मिडिल लेवल पर, तो हमें 10 लोगों की जरूरत है मिडिल लेवल पर। यहां पर आपने क्या किया, एक एस्टिमेशन बना लिया, हमको इतने लोगों की जरूरत है, राइट? फिर उसके बाद अब जो लोग हमको मिलेंगे कहां से, कहां ढूंढोगे? गली गली में ढूंढोगे, हाँ भैया हमारे यहाँ काम कर लो, अरे भैया हमारे यहाँ काम कर लो, हमारे यहाँ काम कर लो, ऐसे हरकतें करोगे क्या? नहीं, कोई भरोसा नहीं करेगा, आपके यहाँ कोई काम करने नहीं आएगा बालक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडवर्टीजमेंट में देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ढिंडोरा पिटाना पड़ेगा, सुनो सुनो हजरात हजरात हजरात, भैया हमारे यहाँ जो है लोगों की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी एम्प्लॉई बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास ये वो सारी चीजें हैं, तो आओ आप अपने हमारे यहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आके इंटरव्यू दो। इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, जहां पर आप क्या दिए, एडवर्टीजमेंट जो दिए, जो लोगों को बताए थ्रू न्यूज़पेपर के जरिए या अनाउंसमेंट करा के, ये क्या है, रिक्रूटमेंट हो गया। यहां पर आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय का सर्च कर रहे हो, एम्प्लॉय को क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। अब जब आपके पास लोग आने लगे, इंटरव्यू देने लगे, तो अब आपने क्या किया, यहां पर सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन किसका करोगे, किसी का भी, मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिस एम्प्लॉय की जरूरत थी, वो एम्प्लॉय कम से कम 12वीं पास होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए। मान लीजिए ग्रेजुएट नहीं रहा वो बंदा, 10वीं पास वाला आ गया आपके पास इंटरव्यू दे रहा है, तो क्या बैठा दोगे क्या? नहीं ना। तो ऐसे में आपको कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो उस पोस्ट के लिए सक्षम है, ठीक है, जो उस काबिल है, उनको क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे, जो कि आपका थर्ड प्रोसेस है, जिसका नाम क्या है, सिलेक्शन, राइट? अब जब सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो अब उनको क्या करोगे, प्लेसमेंट दोगे, यानी कि जो पोस्ट खाली थी उन पर आपने क्या कर दिया, उनको प्लेस कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, उस पोस्ट को ज्वाइन कर लिया। यही क्या कहलाता है, प्लेसमेंट कहलाता है, राइट? अब प्लेसमेंट हो गया, तो प्लेसमेंट होने के साथ साथ अब उन्होंने उस पोस्ट को ज्वाइन कर लिया है, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी तो बताना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन की शेयर कराओगे कि देखो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने इतना ग्रोथ किया, इतना अचीव किया, सब ब्रीफली बताओगे। ये नहीं कि पूरी राम कथा शुरू कर दोगे। 10 साल से अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो 10 साल अपने बीती हुई जो 10 साल है उसके बारे में बताना शुरू करोगे। नहीं भैया, भाग जाएगा एम्प्लॉय, समझ रहे हो, ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है? तो उसको क्या बताओगे, ब्रीफली में बताओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर उसके बाद उसको मिलाओगे उसके सबऑर्डिनेट से, ठीक है, उनके कलीग्स से, राइट, कुलीग्स, राइट, या उसके सब ऑर्डिनेट से, जो उसके सब ऑर्डिनेट्स होंगे उनसे मिलाओगे, या उसके अगर कोई सुपीरियर है उस एम्प्लॉय का, उससे भी मिलवाओगे। तो ये क्या हो गया, ओरिएंटेशन हो गया। ओके, समझ आया? ओके, बढ़िया। फिर उसके बाद उसने पोस्ट ज्वाइन कर ली, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लिया, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, कुलीग से भी मिल लिया। अब क्या करोगे, उसको पोस्ट पर बैठ गया तो बात खत्म, छोड़ दिए? नहीं ना। अब मान लीजिए वो उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उसको क्या दोगे, ट्रेनिंग दोगे। क्या दोगे,
ट्रेनिंग दोगे। अब जब आप ट्रेनिंग दे रहे होगे तो ऐसे में उसका क्या हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा, उसका सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रहा होगा, जिसको हम आप क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट हो रहा होगा। ओके, अब डेवलपमेंट कैसे हो रहा होगा, काहे के लिए डेवलपमेंट दे रहे हो, देखो उसके काम करने का जो काम जो 10 घंटे लगा रहा था काम करने में, वो अब काम करने में कितने घंटे लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। ठीक है, तो ये क्या हुई, इसकी इफिशियंसी इंक्रीज हुई। अच्छा, 10 घंटे में काम तो कर रहा था, बट कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी, राइट, तो उसकी इफेक्टिवनेस तो थी नहीं, है ना, तब उसकी जब उसको ट्रेनिंग मिली तो उसकी इफेक्टिवनेस भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यानी कि ये कौन सा प्रोसेस बन गया, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ओके, अब वो बंदा काम कर रहा है, ट्रेनिंग भी मिल गई, ठीक है, ट्रेनिंग करने के बाद इफिशियंसी भी इंक्रीज हुई, इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो गई, उसको सारे काम के बारे में पता चल गया कि काम कैसे होगा, कैसे काम जल्दी से किया जाएगा। अब इसके बावजूद अगर वो काम नहीं कर रहा है, काम चोरी कर रहा है, तो अब क्या किया जाता है, एक दिन ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन में क्या रखा जाता है, अप्रेजल रखा जाता है। अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो बता देता हूं कि क्या होता है, ऑफिस में एक दिन क्या रखा जाता है, अप्रेजल रखा जाता है। तो अप्रेजल में क्या होता है, वहां पर जिस बंदे को, जो एम्प्लॉय आपका, जिस काम के लिए आपने उसको असाइन किया था, उस एम्प्लॉय को, उसकी वर्क परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि भैया आपने क्या किया है 1 साल में, है, हमारी तो ये एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि आपको इतना काम करना है, बट आपकी तो मुझे कोई परफॉर्मेंस दिखी नहीं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कहां पर, परफॉर्मेंस अप्रेजल में। अप्रेजल में क्या होता है, एम्प्लॉय की वर्क परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए अप्रेजल के दौरान ये हमें पता चला कंपेयर कर कर, भाई साहब ये लौंडा जो है, ये हमारा जो एम्प्लॉय है, ये तो बहुत तगड़ा मचा रहा है, ये तो मचा रहा है, ये तो काम कर रहा है, बहुत अलग लेवल का काम कर रहा है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, उसका प्रमोशन करेंगे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कोई नालायक एम्प्लॉय था, ठीक है, कमुए नहीं कर रहा था, इतनी नालायकी दिखा रहा था, इतनी नालायकी दिखा रहा था, काम ही नहीं किया। हमने जब उसको कंपेयर किया पिछले साल की उसकी परफॉर्मेंस से अब की साल की परफॉर्मेंस से, तो भाई साहब जमीन आसमान का अंतर हो गया। भाई साहब क्या हो गया इसको, तो हमने क्या किया, उसका डिमोशन कर दिया खट से। या तो डिमोशन करेंगे या तो उठा के फेंकेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। ठीक है, तो भैया अगर मान लीजिए अच्छा काम किया है उसने, तो उसको क्या कर देंगे, हम प्रमोशन कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रमोशन कर देंगे। समझ आई बात। अच्छा, अब मान लीजिए काम भी कर रहा है, उसको आपने ट्रेनिंग भी दे दी, काम भी अच्छा कर रहा है, ठीक है, फ्री फंड में काम करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, उसको क्या देना पड़ेगा, हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन क्या होता है, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, ठीक है, ये रिवॉर्ड के फॉर्म में होता है, जो कि किसको दिया जाता है, एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब कंपनसेशन जो है, आपका जो पेमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। जो पेमेंट होती है एम्प्लॉय को, वो 2 तरीके से होती है, एक डायरेक्ट पेमेंट होती है और एक इनडायरेक्ट पेमेंट होती है। सर कौन कौन सी, डायरेक्ट पेमेंट, इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट कौन कौन सी होती है, देखो डायरेक्ट पेमेंट 2 तरीके की होती है। एक टाइम के बेसिस पे होती है। जैसे टाइम के बेसिस का मतलब क्या है, कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो है, आपकी जो सैलरी बनी है वो मंथली बनी है ना, लगभग जितने एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी लगभग एम्प्लॉय होते हैं, उनको कब मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है। अच्छा, कुछ ऐसे आपने देखे होंगे जो दुकानों वगैरह पे काम करते हैं, उनको जो भी सैलरी मिलती है, या यूं कह सकते हैं वेजेस जो मिलता है उनको, वो कब मिलता है, वीकली वीकली भी मिलता है। अगर आपने देखा हो आपके आसपास जो छोटी मोटी दुकानों पे काम करते हैं, टेलर वगैरह पे या शूज वगैरह पे, या जो भी छोटी मोटी दुकानें हैं, वहां पर आपने देखा होगा उनको कब मिलता है, वीकली मिलता है। वहां का जो मालिक होता है दुकान का, वो क्या करता है, उनको वीकली भी देता है सैलरी, राइट, या वेजेस कह सकते हैं हम आप, राइट। तो ये क्या हो गया, टाइम बेस पीरियड वाला पेमेंट हो गया, राइट, टाइम बेस्ड पेमेंट हो गया। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होती है एक। अच्छा, ये परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट कौन सी होती है, अगर आपने देखा, बंधुआ मजदूरी का नाम सुना है, बंधुआ मजदूरी, जहां पर क्या होता है, एक बंदा फिक्स है कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं करोगे तब तक तुमको पैसा नहीं देंगे। समझ रहे हो, जब तक तुम जो है ये माल उतारोगे नहीं इससे, गाड़ी से, तब तक तुमको पैसा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो,
तो ये क्या हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट हो गई। ये तो बात हो गई सर डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट की। बट व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट पेमेंट? इनडायरेक्ट पेमेंट क्या है? जहां पर एम्प्लॉयर, समझ रहे हो, जो एम्प्लॉय के ऊपर होता है, कौन? एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉय से काम करवाता है, जो कि डायरेक्ट करता है एम्प्लॉय को, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कभी कभी वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल हो गया, वकेशंस वगैरह पे जाना, घूमना फिरना, फैमिली को लेके जाओ, यार चिल मारो, बहुत काम कर लिए तुम, समझ रहे हो। तो कभी कभी एम्प्लॉयर खुश हो जाता है उसके काम में, ऐसा है तुम जो है ना बहुत थक गए हो काम कर करके, ऐसा करो जाओ फैमिली को लेके जाओ, थोड़ा सा माहौल बनाओ, समझ रहे हो, जाओ मालदीव वगैरह हनीमून मना के आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया भैया, इनडायरेक्ट पेमेंट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टाफिंग प्रोसेस समझ में आया होगा, और ऐसा भी मैं मान के चल रहा हूँ आपको याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पर एनिमेशन के जरिए मैंने आपको समझाया यार, एफर्ट डाल के बनाया ये वीडियो, तो आपको क्या करना है यार, थोड़ा सा तो बनता है ना यार, मतलब इतने तो एफर्ट डिजर्व करते हैं कि लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचे हैं। आपका सब्सक्राइब का भी डिजर्व करता है ये वीडियो, क्यों? तो यार कर दो, बहुत हो गया, कर दो आज सब्सक्राइब शेयर, ठीक है। तो यार बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और सुनो, अगर 30 डेज बोला है बिजनेस कंप्लीट करने के लिए तो करूंगा, चाहे एक दिन में 2 क्लास लेनी पड़े, चाहे 3 क्लास लेनी पड़े, पर मैं पढ़ाऊंगा, रगड़ के पढ़ाऊंगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा। 30 दिन का चैलेंज बोला है, 30 दिन में कंप्लीट करूंगा तो करूंगा, कैसे भी करूंगा। बस ये गाइस इतना ही कहना था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो गाइज।